बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आज का दिन और ये आज शुरू होने वाला ये हफ़्ता आपके लिए कामयाबियों और खुशियों से भरा हुआ हफ़्ता साबित हो। प्रोग्राम को आज फिर हमने रोज़ाना की तरह तकरीबन 2 हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम ताज़ा तरीन ख़बरों के हवाले से बात करेंगे, पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे और मसला कश्मीर के हवाले से अपडेट जो है उस पर बात करेंगे। अखबार क्या कह रहा है आज का, जो सबसे बड़ी सुर्खी है वो सुर्खी है ये कल कंट्रोल लाइन पे होने वाली भारत की जानिब से खिलाफ वर्जी के हवाले से। उसके बारे में ख़बर यह है कि कंट्रोल लाइन पर मोदी की गैर एलानिया जंग, भारतीय फ़ौज की शहरी आबादी पर फायरिंग, जवान समेत 11 शहीद, 9 भारतीय फ़ौजी मारे गए, 2 इंडियन बंकर्स तबाह, भारतीय फ़ौज ने लाशें उठाने के लिए सफ़ेद झंडे लहरा दिए, DGISPR, और मुंह तोड़ जवाब पर इमरान खान का अपनी फ़ौज को सलाम। एक तरफ तो ये है सूरत हाल, और फिर आज़ादी मार्च के हवाले से लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो जुड़वा शहरों तक पहुंच चुकी है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक। इसके बारे में मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, और कौन सी सही हैं और कौन सी गलत हैं, इस बारे में बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान वो ज़रा सियासत की गेम में बड़ा इस वक्त डिस्कस किए जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, 2 पार्टीज़ की सपोर्ट उनको है, पता नहीं कैसी सपोर्ट है, पार्टीज़ खुद थोड़ी सी कंफ्यूज हैं उनके साथ, मगर लेट्स सी क्या होता है, ये ऊँट किस करवट बैठता है। खैर, इस हवाले से आज हम बात करेंगे, अखबार क्या कह रहा है और ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है कश्मीर के हवाले से वो क्या है। आज 78 दिन हो गए हैं ग़ालिबन कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, और कश्मीरियों के लिए ज़िंदगी थोड़ी सी भी आसान नहीं हुई है, तो उनके लिए आसानियाँ कब से पैदा होंगी, ये हमारा मौजू है आज का। मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं ये एक एंकर पर्सन है और एक सीनियर सहाफ़ी हैं, जनाब मियाँ तारिक साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम, बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग, मतलब ये सिलसिला कभी रुकेगा भी सही? ये तो जब जब हमारे ताल्लुकात हमारे पड़ोसी के साथ बेहतर भी होते हैं, ये तब भी फायरिंग हो जाती होती है। बिल्कुल सही। और आजकल तो ताल्लुकात ख़राब हैं। एक्चुअली अगर इसको हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में देखा जाए तो हमारे यहाँ खान साहब कहा करते थे कि जब गवर्नमेंट को थोड़ा सा जाने वाली होती है तो उसके ऊपर इंडिया जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल वाला मामले को कर देता है। बट मैं पॉलिटिकल साइड पे नहीं आता। इंडिया का एक मसला ये है, पूरी दुनिया के अंदर उठाया, आज से पहले शायद ही किसी वजीर आजम ने इस तरह उठाया होगा। सही है। दूसरी बात है कि हम वजीर आजम साहब से एक दरख्वास्त ये भी करते कि जिस तरह उन्होंने कश्मीर का इशू उठाया, तो इंडिया की जितनी भी चीजें मसनूआत जो हमारे मुल्क के अंदर आ रही है, कपड़े की सूरत में, दीगर सूरत में, उसके ऊपर भी कोई पाबंदी। कौन कौन सी मसनूआत आ रही है बताइए जरा। जी, कपड़ा और दूसरी अशिया, खाने पीने की जो अशिया आ रही है, ड्राई फ्रूट, इस किस्म की जो भी चीज आ रही है, कपड़ा खास तौर पर आ रहा है ना इंडिया का, तो उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए ताकि ये इंडिया के ऊपर कुछ तो प्रेशर डेवलप हो। दूसरी बात ये कि जैसे सर ये कह रहे थे कि जब तक इंडिया को जब तक दफ्तर नहीं पड़े, जब तक इनकी समझ में नहीं आती, तो बिल्कुल बेशक, जब तक इनके ऊपर जूते नहीं पड़ते इनकी समझ में नहीं आता। अब ये पाक फौज से मेरी एक दरख्वास्त पाक फौज से भी है कि जिस तरह वो जंग कर रहे हैं, हमारा सब दुआएं उनके साथ हैं, तो वो लोगों को भी जंग के लिए और आम आवाम को भी ट्रेन करें ताकि हम भी उनके साथ शाना बशाना लड़ सकें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए ये सब आपने कहा कि बगैर ताकत के मसला हल नहीं हो सकता, और वो ताकत, आपका इशारा ये है कि ज़बरदस्ती अपने बाजुओं की ताकत से इससे कश्मीर निकाला जाए। अब अवाम भी यही चाह रहे हैं, मगर जो माहिरीन हैं और जितने दानिश्वर हजरात हैं, उन लोगों का कहना है कि इस वक्त मतलब जिस भूख की कैफियत में है, मतलब जो सूरत हाल है, हुकूमत आपके लंगर खाने खोलने का बंदोबस्त कर रही है कि अवाम के पास जो है वो रोटी की वजह से कोई ना मर जाए, कोई क्राइम की तरफ ना आ जाए, तो रोटी ना फ्री मिलनी चाहिए थी गवर्नमेंट वालों। जब आपको अब इस जानिब हम लोग खड़े हैं, मुल्क की मईशत का ये हाल है,
कि कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है बाहर से आके। पाकिस्तानी जो है वो अपना पैसा लगाने को तैयार नहीं है कि आज हमने पैसा लगाया तो इधर नैब वाले दरवाजा खटका देंगे, पैसे कितने लें तुसी। तो आपको हर तरफ से जब परेशानी है, नौकरियां लोगों के पास है नहीं, जिनके पास हैं उनको निकाल दिया है, नई नौकरियां मिली नहीं, और जो अभी तक मौजूद हैं उनकी तनख्वाहें कम हुई है। तो मतलब इस सूरत हाल में आपको लगता है कि ऐसे सारा कुछ छड़ के हम बॉर्डर पे निकल जाए लड़ने के लिए? मेरा ख्याल है आप ही के प्रोग्राम में एक दो दफा पहले भी हमने जिक्र किया है कि पनामा नाम का जो एक ड्रामा पाकिस्तान के साथ हुआ, जुल्म जो हुआ पनामा के नाम पर, ठीक है ना, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी थी जो हुई, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान के माजी के हुक्मरान चोर डाकू थे, लेकिन पाकिस्तान की मईशत बड़ी अच्छी थी। पाकिस्तान मैं देखें, सही मैं 2013 से 14 से मैं ये बातें कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई ये आज मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं कोई किसी को, बात ये है कि ये चीजें फॉलो की जा रही हैं, लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि जी आपने ये बात कहाँ से की। तो मैं देखें, चूंकि अमेरिकन को मैं थोड़ा सा स्टडी करता हूँ कि अमेरिकन किस पॉलिसियों पे काम करते हैं, अमेरिकन के CIA या उनका पेंटागन में जो बैठे हुए थिंक टैंक्स हैं वो क्या काम करते हैं। अच्छा, नंबर एक, आपके पास आपकी मईशत का बेड़ा गर्क करवाया गया है, ये हुआ नहीं है इस वक्त। अच्छा, उसको वो एक अलग मौजू है। आपने कहा कि जी इस वक्त सिचुएशन क्या है कि हम ताकत से क्या कर सकते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा कि मुसलमान ना तो कभी, बीइंग मुस्लिम, मेरा ये मान है, ना तो वो कभी सरमाए पे जाता है, ना वो कभी उस पे जाता है, असले पे जाता है, ना वो कभी ताकत पे जाता है, वो अपने रब पे तवक्कल करके निकलता है। नहीं, आपका आप मुस्लिम वर्ल्ड में से आधी दुनिया आपकी इस वक्त जो है वो अपनी ट्रेडिंग की वजह से पाकिस्तान नहीं, वो इंडिया के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ ना आए, लेकिन एक बात, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं। देखिए मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 सहाबा के साथ जंग की थी ना, बदर की, तो उस वक्त वो जो कुफारे मक्का थे ना, वो समझ लें कि इस वक्त वो उस वक्त की अपने आप को सुपर पावर समझते थे। आपको लगता है कि आपके साथ इस वक्त फरिश्ते आएंगे? नहीं, मैं फरिश्तों के, देखें, आप जब खुद काम करने के लिए निकलोगे ना फहीम, तो आपके फरिश्ते नहीं, आपके अंदर जो जज्बा होगा ना, वही जज्बा। इंडिया की इस वक्त चौथी बड़ी दुनिया की फौज है, ठीक है। इंडिया इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी में एक 10वां या 12वां बड़ा मुल्क है, ठीक है। उसके बावजूद इंडियन जब लड़ाई की बात होती है तो उनकी 50% फौज छुट्टियों की दरखास्त क्यों दे देती है? क्यों होता है? नहीं, इंडिया में खुदकुशी की शरह भी है, सारा कुछ है। अफवाज के हिसाब से मैं इस बात को तस्लीम करता हूं आपकी कि पाकिस्तान एक बड़ी बेहतरीन कंडीशन में है। हम हमेशा आर्मी के बजट के ऊपर और बड़ी सवालिया निशान और उंगलियां उठाते हैं, मगर आज जब हमें आर्मी की जरूरत पड़ती तो हम फख्र भी करते हैं कि यस हमारी आर्मी है। जब हम, वही मैं तो एक बात कहता हूं, जब आपके मुल्क में सियासतदानों ने, मैं सियासतदानों को भी जिम्मेदार कर, इसमें हमारे इंस्टीट्यूशंस का भी कसूर है कि हमने चीजों को एस्टेब्लिश होने ही नहीं दिया, ठीक है ना। अब मसला ये है कि सैलाब आता है तो आपको आर्मी की जरूरत पड़ती है, कहीं जलजला आ जाए तो आपकी आर्मी आके ट्रेनिंग, चूंकि वो ट्रेंड है ना, वो आते हैं आपकी मदद करते हैं। लेकिन आपको ऐसे इदारे बनाने चाहिए कि जो आपके लिए, आपने NDA में बना दिया, APDA में मौजूद है, बट प्रॉब्लम ये कि उनकी कैपेसिटी क्या है। अच्छा, यहाँ आ जाए इंडिया और पाकिस्तान के मामले में, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि इंडिया का मसला ये कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया जो है वो अपने अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। वो अपने अवाम की भूख, अफलास, गुर्बत और उसकी तरफ जाने की बजाय उनको एंटी पाकिस्तान जो है ना एलिमेंट्स की तरफ लेके जाती है। अभी उनके यहाँ 2 रियासतों में इलेक्शन होने वाले हैं, एंटी पाकिस्तान ये लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन उस इलेक्शन को जीतने के लिए। अच्छा, जहां तक वो मान नहीं रहे, हालांकि उनकी अपनी फुटेजेस मौजूद हैं कल की कि वो अपना सफेद झंडा लहरा के लाशियां उठा रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। और मुझे अंदाजा होता है कि इंडियन दानिशवर तबका जो इंडियन TV चैनल्स पे आते हैं जो लोग, यार इतने कमाल के झूठे हैं, इतने कमाल का झूठ बोलते हैं कि बाज़-औक़ात आपको हैरत होने लग जाती है। आपने अच्छा सही काम अपने हाथ से भी किया हुआ तो आपको सच हैरत होती है कि यार कहीं हमने गलत तो नहीं कर लिया, ये जो कह रहे हैं ये सच है। वो अपने अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, वो अपनी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, इंटरनेशनली वो ऐसा नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिससे एंटी पाकिस्तान चीजें एस्टेब्लिश हो रही हैं। सही। अब देखें जरा, अभी मैं सवाल का एक हिस्सा ये था कि हम अफवाज पाकिस्तान पे तो हमें बड़ा मान है कि अगर बात जंग की आती है ना, बॉर्डर टू बॉर्डर आती है तो हम इंडिया को पछाड़ देंगे, ठीक है, ओके, हम कश्मीर को भी ले लेंगे। मगर ये 2019 है, यहाँ पे मामलात कुछ और हैं। इस वक्त खाली गोलियों की, बंदूकों की गोलियों से जंग नहीं जीता, बटन्स का काम है ना, आपको कंप्यूटर का काम है। तो ये जितने मर्जी लोग इकट्ठे कर लें, वो सारा हमारे ख्याल उधर के उधर ही रह जाने। इसके अलावा कुछ जंगें जारी हैं। एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जारी है, उसको हमारे फौजी संभाल रहे हैं। खुर्रम लोधी साहब ने भी कॉल की, बिल्कुल आपको जाने की जरूरत नहीं, फौजी देख लेंगे, साढ़े बेहतरीन ट्रेंड आदमी।
जो दूसरी जंग है मईशत के हवाले से जो बुरा हाल हुआ है हमारा इस वक्त, इसके ऊपर कितना काम हो रहा है। अभी आप मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, मीडिया वॉर के बारे में कितना काम हो रहा है। उन्होंने अपने मीडिया को ये अपना वो किसका पता नहीं, गांधी का जन्मदिन था क्या था 2 दिन पहले, तो मोदी ने अपने घर पे अपने जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो किंग्स हैं, जो स्टार्स हैं, उनको बुलाया हुआ था और सिनेमा यूनिवर्सिटी के हवाले से मीटिंग्स चल रही हैं कि पूरी दुनिया में हम अपनी जो फिल्म है उसको किस तरह लेके जा सकें, क्या कर सकें। आप और मीडिया की जंग उनसे वैसे ही हार चुके हैं। मतलब आप देखें कि वो किस तरह अपनी मूवीज, अपनी सीरीज, नेटफ्लिक्स और कहां पे जाके पाकिस्तान के खिलाफ कंटेंट बना के पूरी दुनिया को दिखा रहे। आपने इस हवाले से क्या तैयारी की? आपने तो मार दिया मीडिया अपना। बदकिस्मती ये है हमारी कि हमारे यहाँ सिवाय ISPR के कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है ना। ISPR जो काम कर रहा है, हमारी मीडिया की एक मजबूरी ब्रेक आ गई सर, कुछ ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, बात करते हैं इस हवाले से। कहीं मत जाइए जी, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। हमारे साथ वक्फे से पहले जो शख्सियत मौजूद है जिनसे बात हो रही थी, मियां तारिक साहब मीडिया के किरदार के हवाले से बात कर रहे थे, पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया और मीडिया वॉर के बारे में हम बात कर रहे हैं, पाक भारत जो ताल्लुकात के हवाले से है। और अभी भी हमें ज्वाइन किया जनाब लियाकत अली खान साहब ने, जिनसे हम यही सवाल उनके सामने भी रखेंगे और वो इस हवाले से क्या कहते हैं। लियाकत साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है। मीडिया का किरदार, जो इंडियन मीडिया का किरदार है, जो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रही है, ठीक है, वो बना रहा है, और पाकिस्तान मीडिया जिसके किरदार को सिर्फ ज़बानी अल्फाज के साथ सराहा जा रहा है, और मीडिया के जो लोग हैं और जो सारे इसको जो फैलना चाहिए था इस बिज़नेस को, वो सुकड़ता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इंडिया का जो मीडिया है उसका किरदार जो है ना, वो एक जिस तरह वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, और उसके मुकाबले में पाकिस्तानी मीडिया को जो है ना मज़ीद मजबूत होना चाहिए था, और पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हैं उनको फैलाना चाहिए था, और इंडियन मीडिया का दिफा करना चाहिए था। यहाँ हम देखते हैं कि आए दिन जो है ना, जिस तरह ये मीडिया आया और अभी जिस तरह के जो है ना इसको बिल्कुल जो है एक कम से कम करने की कोशिश की जा रही है, या इसमें डाउन साइजिंग हम देख रहे हैं, या जिस तरह जो है ना जो कारकुनों को निकाला जा रहा है, मेरे ख्याल में इसको नहीं होना चाहिए। कि मीडिया इंडस्ट्री है, जिस तरह इंडिया गवर्नमेंट अपने मीडिया को सपोर्ट करती है, इसी तरह जो है ना पाकिस्तान को भी चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि मीडिया इंडस्ट्री को जो है ना मज़ीद से मज़ीद मजबूत करे, और इसके अंदर रोज़गार के मौक़े जो है ना वो मज़ीद बढ़ाए जाएँ, ताकि मीडिया इंडस्ट्री अगर हमारी मजबूत होगी तो अगर इंडिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है तो उसका फिर हम एक भरपूर तरीके से जो है ना जवाब दे सकेंगे। अभी आपने मियाँ तारिक जावेद साहब भी बात कर रहे थे रेडियो पाकिस्तान की, कि जिस तरह जो है ना वो रेडियो पाकिस्तान इंडियन की तरफ से कहा गया कि जी रेडियो पाकिस्तान ने हमारी मत मार दी, या उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा, तो यकीनन अगर हमारे ये इंस्टीट्यूशन मजबूत होंगे और अगर हमारे खिलाफ इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा आता है तो मीडिया ही जो है ना, मीडिया के ज़रिए ही जो है ना हम उसका दिफा कर सकते हैं, क्योंकि एक फोर्स सोशल मीडिया की है और दूसरी जो है ना प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो है ना, इसके ज़रिए हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, इसके ज़रिए जो है ना हम अपनी बात को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, उसको डिफेंड कर सकते हैं, पाकिस्तान के इमेज को जो है ना बेहतर तरीके से जो है ना वो उसको अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं, इससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इसको मज़ीद जो है ना तक़वियत देनी चाहिए। सही जनाब, आप क्या राय रखते हैं? आप इस बात कह रहे थे, हमें बदकिस्मती हमारी ये रही कि जो मीडिया हमारा बड़ा वास्ट होना चाहिए था, जिस मीडिया पे हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए थी, वो मीडिया से इन्वेस्टमेंट्स खत्म होती जा रही है। मीडिया जो आपने कहा ना सुकड़ता जा रहा है, मीडिया सुकड़ नहीं रहा, मीडिया को जिसे कहते हैं वाइंड अप किया जा रहा है, वो पाकिस्तानी मीडिया को। अच्छा, जहां तक बात है आपको इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में इस वक्त आप जंग अजीम अव्वल ले लें, दोयम ले लें, या उसके बाद गल्फ वार 1 ले लें, गल्फ वार 2 ले लें, इवन अफगानिस्तान वार, ये सारी जंगें मीडिया पे लड़ी गई, मीडिया पे, ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान को जितना हम समझ लें ना कि दिफा पे जितना बजट हम खर्च कर रहे हैं, उतने से डबल हमें मीडिया पे खर्च करना होगा, क्योंकि इसलिए कि हमें मीडिया के थ्रू बहुत सारे परसेप्शंस को पॉजिटिव कर रहा है, बहुत सारी चीजों को जो नेगेटिव परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, ग्रे लिस्ट से निकलना है, तो आपको अपने पहले परसेप्शंस तो ठीक करने ना। वो परसेप्शन कैसे ठीक होंगे? इंडियन मीडिया आपके अगेंस्ट है, इंटरनेशनल मीडिया आपके अगेंस्ट है, तो देन आपको खड़े होना होगा। पाकिस्तान में मौजूद प्राइवेट मीडिया हो या आपका सरकारी मीडिया हो, स्टेट चैनल्स अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक उसके साथ प्राइवेट मीडिया खड़ा होके उसी तरह
उसी जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत, ना कि हम अपनी चीजों को नेगेटिव प्रेजेंट कर रहे हो, पॉजिटिव करें। और जो नेगेटिव चीजें उनको उसी तरह, जिस तरह इंडियन मीडिया, मैं इंडियन मीडिया को इस हवाले से बड़ा सल्यूट करता हूं कि वो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के भले झूठ बोलते हैं लेकिन वो ठीक कर रहे हैं, इसलिए कि वो अपना नेशनल नैरेटिव बिल्ड करते हैं। हमें अपने नेशनल नैरेटिव बिल्ड करने की वजह हम आपस के जो इख्तलाफात होते हैं, जो चीजें हो रही होती हैं, उन पे हम सारा दिन ड्रामेबाजी कर रहे होते हैं। हम 15-15 घंटे, हमने धरने जो थे 2014 में, उस पे तो 24 घंटे की ट्रांसमिशन चलाई, 6 महीने। लेकिन मसला ये है कि जो हमारी जेन्युइन मसाइल हैं, जो जेन्युइन इश्यूज हैं, उनकी तरफ हम जाते नहीं। तो इस वक्त हमें मीडिया पे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट, नेशनल टीवी का देखिए ना इन्होंने क्या हाल किया। मैं आप पाकिस्तान टेलीविजन, वो सिर्फ इन्होंने नहीं किया उसका बुरा हाल, माजरत चाहता हूँ, उन्होंने हर बंदे ने जिसका दाव लगाया वो है कि जितना बर्बाद कर सकता हूँ मैं करूंगा इसे। आज असर जितना पुराना और जितना एक स्ट्रॉन्ग जिस सूरत हाल में पाकिस्तान टेलीविजन काम कर सकता था, जिस कैपेसिटी में, काम हुआ ही नहीं है। आज इस केबल के दौर में, इस सैटेलाइट के दौर में, इस इंटरनेट और वाईफाई के दौर में, मुझे सिर्फ ये बता दें कि कितने लोग हैं जो पाकिस्तान टेलीविजन को ट्यून करके देखते हैं। मैं बता, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम जब शहरों में बैठते हैं तो हमें यही मिलता है, बट ओवरऑल अगर उसकी व्यूवरशिप देखी जाए अभी भी बाकी तमाम चैनल्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। टेलिस्टियर पे चूंकि वो एंटीना पे है, तो वो जो जिस गांव देहात में जहाँ केबल नहीं है, डिश नहीं है, वहां पे अभी भी वो देखा जाता। अच्छा, एक चीज यानी कि जो हमारी शहरी आबादी है, उन्हें हम कुछ और मालूमात दे रहे हैं, और जो हमारी देही आबादी है, जिनका कोई खास अमलो दखल हम समझते ही नहीं सिवाय सिर्फ वोट के हद तक, आप उनको एक मजे की बात बताऊं, और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जो स्टेट चैनल्स हैं, जो स्टेट के 8-10 चैनल हैं, स्पोर्ट्स है, फलां पैमरा रूल के मुताबिक पहले 10 नंबरों पर वो तमाम चैनल वो चलने चाहिए। बट जितनी भी इस वक्त हमारी केबल इंडस्ट्री है, केबल जो चलाते हैं, उनका सूरत हाल ये है कि वो स्टेट का जो चैनल है मेन, वो चैनल ही नहीं दिखा रहे होते। उनके अपने फंडे हैं, उनके अपने प्राइवेट चैनल को जो है ना वो 4-5 चैनल्स की लिस्ट में डालने के लिए वो कहते ले पैसे दो तो फिर अब सिचुएशन ये है कि प्रॉब्लम ये कि हमारे यहाँ अब हर बंदा सिर्फ जाती मफादात के लिए और अपने पैसे कमाने के लिए, उसके लिए ये नहीं पता कि जायज नाजायज खत्म हो गई है। वो बिजनेस करने के लिए जो उन्होंने केबल लगाया था कि लोगों से पैसे लेके उनको चैनल्स दिखाएंगे, वो भी खत्म हो गया। अब वो चैनल्स को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, तमाम चैनल्स ब्लैकमेल हो रहे हैं, तमाम मीडिया ब्लैकमेल हो रहा है। असल में प्रॉब्लम ये कि हमारे मुल्क में हर तरफ माफियाज का राज हो गया है, और वो माफियाज जो है हमारे मुल्क को इस तरह बर्बाद कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक पीटीवी या उस चैनल की बात नहीं है, पूरी पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री इस वक्त डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आपको पता है कि जिस मीडिया इंडस्ट्री के पिछले 1 साल में 10 से 15 हजार के करीब वर्कर बेरोजगार हो चुके होंगे, वो बंदा जिसको 20 साल ये काम किया होगा वो बेरोजगार हो जाएगा, वो क्या करेगा? उसको तो कोई और काम नहीं आता। हाँ, मैं जानता हूँ 15-15, 18-18 साल से लोग काम कर रहे हैं, ARY पे काम कर रहे थे, वो अपने बाप के नाम की जगह सेकंड नेम उन लोगों का वो आता था, ठीक है। तो उन लोगों को ऐसे ठक करके निकाल दिया गया। क्या करें वो? हमारी ये मीडिया इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय की जा रही है। डिस्ट्रॉय इसलिए की जा रही है, गवर्नमेंट अगर सिर्फ मीडिया सेक्टर पे थोड़ा सा काम कर ले, फिल्म, टीवी और रेडियोज पे, ठीक है ना, ये वो इदारे होंगे, जो इंस्टीट्यूशन होंगे जो आपको कमा के दे रहे होंगे। सही, ठीक है सर जी। लियाकत साहब, ये जायज नाजायज की बात की जा रही है कि हर बंदा जो है वो मतलब डेस्परेट है और वो कानून को हाथ में ले रहा है। मतलब एक ऐसा क्यों होता है कि जब इंसान जो है उसका कानून से या प्रॉपर तरीकाकार से हटके वो चाहता है कि जो करना मैं खुद ही कर लूं। देखें, बात यह है, जब आप मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे, मेरिट पे लोगों को इंसाफ नहीं देंगे, तो फिर ऐसे ही होगा। आप किसी इदारे की बात करें, देखें, जब कोई भी सरकारी एम्प्लॉई होता है तो उसका काम यह है कि सुबह 8:30 बजे जब उसके ऑफिस का टाइम है तो उसको पहुंचना चाहिए। आप मुझे बताएं, ऐसे कितने इदारे हैं जिनके अंदर लोग अपने टाइम पे जाते हैं, टाइम पे काम करते हैं, टाइम पे जो है ड्यूटी पे जाते हैं और अपनी नौकरियाँ सही तरीके से कर रहे हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को उठा के देख लें, आपको हर जगह करप्शन नज़र आएगी, हर जगह आपको मेरिट का कत्लेआम नज़र आएगा। देखिए, ये बेसिक चीज़ें हमें अपने डिपार्टमेंट को मजबूत करना है, हमारे जो इदारे हैं उनको मजबूत करेंगे। कैसे? देखिए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना कि गवर्नमेंट जो है ना, पता है मजे की बात, गवर्नमेंट जो है, जो इख्तिदार में लोग होते हैं, जो बरसरे इख्तिदार और ताकत में जो लोग होते हैं, उनसे पूछा जाए ना कोई बात कभी भी कि जनाब ये फलाना मसला है, ये बताएं क्यों नहीं हो रहा, कहते नहीं इसको होना चाहिए।
तो करना किन्ने है? मतलब वो भी आके जो करने वाले लोग होते हैं वो भी आके यही बात करते हैं, जी बिल्कुल हम मजम्मत करते हैं, ये होना चाहिए। तो आखिर वो असल ताकत है कहाँ जिसने ये सारा सिस्टम बदलना है? देखिए बात यह है कि जब तक आप ये सफारशी कल्चर ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक अपने सियासी मुदाखलत ख़त्म नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक तो ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी। आप किसी डिपार्ट को ले लें, आप पुलिस को डिपार्ट को ले लें, आप हेल्थ के डिपार्ट को ले लें, आप जुडिशरी के डिपार्ट को ले लें, आप जिस डिपार्ट की बात करते हैं आप वहाँ जाएँ, देखें कहीं ना कहीं आपको मुदाखलत नज़र आती है। इस वक्त मैं अगर आपको बताऊँ, इस वक्त जो है ना, अगर कोई बेहतरीन तरीके से कोई जो है ना अगर एक इदारा काम करे वो हमारी जुडिशरी है। उसके अंदर हम देखते हैं कि सुबह सवेरे जो है ना आपको स्टाफ भी मिलेगा, आपको जजेस भी मिलेंगे, वहाँ काम हो रहा होता है, लेकिन उसको भी फैसिलिटेट जितना करना चाहिए। आप वहाँ देखें आज सरकारी वकला आपके हड़ताल के ऊपर हैं, उन प्रोसिक्यूशन के पास दफ्तर नहीं है बैठने के लिए, जो है ना उनके पास फाइलें रखने के लिए जगह नहीं है, वो अपने मुतालबात मनवा रहे हैं। इस तरह दूसरे इदारे हैं, आप हॉस्पिटल में जाएँ आपको दवाएँ नहीं मिलती हैं, आप एजुकेशन में जाएँ आपके वहाँ स्कूल खाली पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी हुकूमत को चाहिए। अदलिया को चाहिए, मैं बताऊँ, जो आके अदलिया के निज़ाम को बेहतर करे, डैम छोड़ के अदलिया को बेहतर करने की कोशिश। अदलिया तो एक एडिशन थोड़ा सा कर दूं। आपने एक बड़ा अच्छा इन्होंने कहा कि जी हमारा जुडिशरी जहाँ पे सिस्टम सुबह लोग टाइम पे आते हैं, काम करते हैं, वकला सरकारी वकला हड़ताल कर रहे हैं, जो प्राइवेट वकला वो लोगों को मार रहे हैं बाहर। ठीक है, नहीं ये बात नहीं ठहर जाए, अच्छे वीडियोस मौजूद है, आपकी बात नहीं कर रहे, आपकी एक सुने। और सिर्फ एक बात, हमारी जुडिशरी जिस दिन ठीक हो गई ना, ये पुलिस भी ठीक हो जाएगी, ये बाकी सारे सिस्टम ठीक हो जाएंगे। जिस दिन हमारी जुडिशरी ठीक हो गई, जिस दिन देखें, मुझे डैम बनाना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं था, जिसके लिए वो निकले, जो चीजें उन्होंने ठीक करनी थी, ये काम सही करना, अदलिया को ठीक करना, किराए के गवाहों को निकालना, चीफ जस्टिस ऑफ सारी करप्शन जो है ना अदालत की, ये खत्म करना। पाकिस्तान का काम ये नहीं था। जब ये सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे, मोबाइल मुल्क के अंदर पानी खत्म हो जाएगा, मुल्क के अंदर पानी खत्म हो जाएगा, लोगों की फसलें तबाह होंगी, और आपकी तो जब ये नहीं देख के आते ये हैं, जब ये नहीं करना चाहिए, देखिए जब ये नहीं करना चाहेंगे तो उसके बाद तो चीफ जस्टिस साहब ने जो है इनिशिएटिव लिया। अच्छा, देखिए उन्होंने पॉजिटिव काम किया, उन्होंने असद महमूद साहब लाइन पे हैं, जरा इन्हें शामिल करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम फहीम साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे होने वाली फायरिंग के हवाले से बात करते करते कहाँ के कहाँ निकल गए। हम देखें, जो सरहद पे जो लड़ाई की बात है उसमें हमें पाक फौज पे पूरा फख्र है कि हमारी पाक फौज वो सलाहियत रखती है कि उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकती है और हमें उधर से घबराने की जरूरत नहीं है। मगर इसके अलावा बहुत सारे और महाज हैं जहां पे जंग शुरू हो चुकी है, जिनमें एक जंग जो है वो मीडिया की जंग भी है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को मीडिया के हवाले से कुछ काम करने की मजीद जरूरत है या बिल्कुल सही काम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो फहीम साहब, मैं ये कहूँ कि मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, आप कश्मीर से होते हुए, फिर आपका पैनल बड़ा जबरदस्त है। मैं तारिक साहब की बात कर रहा हूँ, साथ आपके जो दूसरे दोस्त भी बैठे हुए हैं। जी जी। और मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये अगर किसी तरह इनको कोशिश किया करें कि कुछ दिनों के बाद रेगुलरली बुलाएं, उसका फायदा ये होगा, ये बड़ा बेलाग तबसरा करने वाले लोग हैं और ये बड़े दलेर लोग हैं। हकीकत में मैं आपको बताऊं, ये तनकीद भी बर्दाश्त करने वाले लोगों में से हैं। और मैं आपको इसलिए भी अप्रिशिएट करता हूं कि इतने सच्चे लोगों को अगर आप अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं तो इसका मतलब है आपके चैनल के अंदर भी बड़ी स्ट्रेंथ है और आपकी अपनी पर्सनालिटी के अंदर बड़ी स्ट्रेंथ है। मैं आपको ये बताऊं थैंक यू सो मच। आजकल तो मैं आपको बताऊं, हमारे मीडिया का हाल ये हो गया है तो वो कहते हैं नहीं जी, लाइक माइंडेड लोग लेकर आओ, ऐसे लोग लेकर आओ कि जो एंकर सुनना चाह रहा है, जो मीडिया ओनर सुनना चाह रहा है, ठीक है, वो उसी तरह का सिलसिला होना चाहिए। और नहीं सर, मीडिया चैनल्स में आपको बताऊं, ये बाकायदा पीछे से इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपको क्या करना है। आई एग्री। ठीक है, आप एग्री करते हैं इस बात से, तो फिर आप मुझे बताएं कि मीडिया को हमें किस तरह बूस्ट करने की जरूरत है। मैं आपसे दो चीजें कहना चाहता हूं। अब हुआ इस तरीके से है कि ये जब मीडिया के इंस्ट्रक्शनों की जैसे बात करते हैं, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पूरे अपने पाकिस्तानी प्राइवेट मीडिया की मैं इहाता अगर करें, कौन से मीडिया ने किस तरह की डिस्कशन नहीं की, और ओके आप ये कहें इवन के टारगेट नहीं किया अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपनी फौज को, अपनी अदलिया को। एंड आई वुड से यस, आई कैन कोट सो मेनी एग्जांपल्स। और थैंक गॉड आप ही के चैनल के ऊपर कुछ एंकर्स हैं जो वाकई बहुत ही मुहब्बे वतन है। एंड आई रियली
आई फील वंडरफुल जब मैं इवन उनके प्रोग्राम भी मैं देखता हूँ। मकसद कहने के सिर्फ ये है, अगर थोड़ा सा मियां तारिक साहब ने सर मैं एक लम्हे के लिए आपको यहाँ पे रोकूंगा सर। जी। थैंक यू सो मच, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं और अल्फाज की हद तक जो है वो हम मतलब आर्मी चीफ की जानिब से भी मीडिया के किरदार को सराहा गया है और इंडियन मीडिया जो है उनके वो जिस तरह अपने अवाम को एक गलत फहमी में रखे हुए उसके ऊपर जो है तनकीद की गई है। मगर आप अगर हमारे चैनल की बात करते हैं तो हमारे चैनल ने भी अपने एम्प्लॉयज को निकाला है, जो कि काम बढ़ने चाहिए थे, काम कम हुए हैं और गुर्बतें जो है ना शुरू। ये सिर्फ बाकी आप उन चैनल्स की जो सिर्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, जो सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में जो अभी हाल ही में उन्होंने कोई 350-400 बंदा निकाला है। तो मैं बता रहा हूं कि मीडिया का काम जो है वो सुकड़ता जा रहा है। हमें मीडिया के काम को फैलाना है, अपने मुल्क से निकाल के इंटरनेशनली अपनी आवाज को और जो सही इंफॉर्मेशन है उसको दुनिया तक पहुंचाना है। और हम यहाँ काम ये नहीं कर रहे हैं, जबकि भारत जो है वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री को भी लेके, शोबिज इंडस्ट्री को लेके पूरी दुनिया तक पहुंच के अपनी आवाज को, अपने कंटेंट को पूरी दुनिया में सेल करने की कोशिश कर रहा है और हमारी इस तरफ कोई फिक्र नहीं है। मैं यहाँ पर ये आपसे कहना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि मैं तारिक साहब ने भी इंडियन मीडिया को किसी कॉन्टेक्स्ट में लिया था, आप इंडियन मीडिया के सारे प्रोग्राम देख लीजिएगा। बिल्कुल तो खैर उनके शोज के अंदर मेरा जाना होता है, जो उनका वेनमस एजेंडा होता है, जिस तरीके से पाकिस्तान को मिलान करते हैं, एक्यूज करते हैं, टारगेट करते हैं, इट इज अनबिलीवेबल। मैं आपको बताऊं, लेकिन आप पूरे इंडियन मीडिया को स्कैन करें, वो किसी सूरत के अंदर अपने इदारों को टारगेट नहीं करेंगे। वो एक ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से वो मीडिया काम कर रहा होता है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज पिछले आज से अगर 7-8 साल पहले की बात करें तो इंडियन मीडिया वाज नॉट दैट वाइब्रेंट जो कि आज के इंडियन मीडिया है। हुआ क्या उसके अंदर कि नरेंद्र मोदी ने उसके अंदर इतना पैसा पंप इन किया, हकीकत में आपको बताऊं कि वो और स्टेट का जो ओवरऑल आप बयानिया कहते हैं वो एक ही है। और आप ये देखें पिछले ऑलमोस्ट 18-20 सालों के अंदर अगर 70,000 से ज्यादा हमने दहशतगर्दी के अंदर जाने दी हैं और इंडियन हुकूमत, इंडियन मीडिया और उनके जो स्टेट एक्टर्स हैं उन्होंने मिलकर पूरी दुनिया के अंदर प्रोपिगेट किया कि भी पाकिस्तान इस जिसको कहते हैं नर्सरी है दहशतगर्दी की, वेयर एज एक्चुअली दहशतगर्दी की जो नर्सरी है वो तो इंडिया हो गया। तो व्हाट हैपेंड कि जब स्टेट, और मैं आपसे बिल्कुल यहाँ पर मुतफिक हूँ कि अगर स्टेट को और मीडिया को बिल्कुल एक नैरेटिव के ऊपर एक लिहाज से चलना चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ हुई है। मैं आपको आई कैन कोट सो मेनी चैनल्स की मैं आपसे बात करूं कि वहां का तो एक नैरेटिव आपको किसी और तरह का नजर आता है। यू फील कि एट टाइम्स आप कुछ चैनल्स को देखते हैं, आपको ऐसा फील होता है नहीं यार ये तो पाकिस्तानी चैनल तो नहीं है, ये तो इसी तरह की लैंग्वेज या बातचीत है या इसी तरह का ओवरऑल जो उनका नैरेटिव जो हिंदुस्तानी चैनल है उनका नैरेटिव होता है। इसको भी मेरा ख्याल है हमें अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है। सर्टनली दूसरी चीज में आपको पूरी दुनिया के अंदर जितना भी प्राइवेट मीडिया है वो ऐसा नहीं होता कि वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके अपने वसाइल होते हैं, वो अपने आप के जो रेवेन्यू है उसको जनरेट करते हैं, फिर वो एक लिहाज से लेके चलते हैं। फिर आप पूरी दुनिया की एग्जाम्पल ले लीजिएगा, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का एक ही मालिक होता है। फहीम साहब ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, जिससे अपना इलेक्ट्रॉनिक या अखबार कोई निकलता है। तारिक साहब मुझे मतलब गाइड कर सकते हैं अगर इसमें कोई गलत बात मैं आपसे कहूं तो इलेक्ट्रॉनिक वाले को प्रिंट नहीं देते और प्रिंट वाले को इलेक्ट्रॉनिक नहीं देते। यहाँ तो सिलसिला ही एक लिहाज से दूसरा हो गया। आपने पीटीवी की बहुत बिल्कुल ठीक बात की है। पीटीवी को जितना इफेक्टिव तरीके से, जितना प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर होना चाहिए, जितना उनको ज्यादा बेहतर काम करना चाहिए, पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे लेके जाना चाहिए। हाँ, इनकॉम्पिटेंट लोग वहां पर बैठे हुए हैं, उनको जिस तरीके से पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे लेके जाना चाहिए, आई एग्री विद यू 100%। सारे तो सिफारिशी उन्होंने भरे हुए हैं। और सर आज भी मैं आपको बताता हूं, आज भी अगर कोई उनका कोई शो होता है ना, मैं न्यूज की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा उन्हें अगर उसके लिए कोई डायरेक्टर चाहिए, कोई 200 डायरेक्टर अपना होगा जो तनख्वाह पे होगा, मगर डायरेक्टर उन्हें बाहर से लेना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट पे। किस वजह से? क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है कि काम कर सके। जो हैं बेचारे पड़े पड़े जंग लग गए किसी काम के लिए, बाहर से ट्रेनिंग करवाई थी आज से 25 साल पहले, उसके बाद उन्हें उंगली नहीं ला के देखी काम में। तो मतलब सर ये तो हाल। सर खैर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे और अच्छी गुफ्तगू रही है। अदलिया के हवाले से बात कर रहे थे हुजूर, आप कह रहे थे, सॉरी ब्रेक की बात, ओके ओके अभी है वक्त। अच्छा तो अदलिया के हवाले से बात कर, मैं जो बात कर रहा था अभी तारिक जावेद साहब ने कहा जी
वकला मार रहे हैं भाई, देखें ऐसी बात नहीं है कि वकला किसी को नहीं मारते, वकला हर एक आदमी के इंसाफ के लिए लड़ते हैं। जहाँ तक आपने डैम की बात की है, लेकिन जब हमारी हुकूमत नहीं बनाएगी, जब हमारे सियासतदान आपस में लड़ पड़ेंगे, तो उसके लिए जब अवामी मफाद आमा के लिए तो फिर अच्छा काम किया चीफ जस्टिस साहब ने कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उनकी वजह से आज एक जो है डैम हमारा बन जाएगा। ये जो पानी का मसला है, यहाँ देखो लोगों की ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं, लोगों का पीने के लिए पानी नहीं है, तो ये हुकूमत के काम करने थे जिसके अंदर मजबूरन जुडिशरी को आना पड़ा। तो मैं देखिए दो काम, एक घर में रहते हैं, उसकी दीवार टूटी हुई है, ठीक है, और वो बहुत जरूरी काम है, मगर इसी के साथ एक जरूरी काम है बच्चे भूखे हैं, तो आप कौन सा काम पहले करेंगे? जो बच्चे भूखे हैं पहले वो करेंगे ना। डैम बहुत जरूरी है हमारे लिए, मगर असल मसले जिस घर में जो जिम्मेदारी है, मतलब जो अदलिया का जो सिस्टम बेहतर करने की जरूरत है, आप इस बात को, आपने काला कोट पहना हुआ है, आप ईमानदारी से बताइएगा कि अदलिया बिल्कुल सही है, बेहतरीन काम चल रहा है, बिल्कुल ठीक काम चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक काम चल रहा है। लेकिन आज आपको बताऊं, देखें आपको आप तमाम केसेस जो है 19 लाख के करीब केसेस पेंडिंग नहीं है, फैसले नहीं होने वाले। मॉडल कोड बनाई गई है ना, मॉडल कोड डे बाई डे फैसले कर रही है, 5 दिन के अंदर आपके जो है ना अभी केसेस के फैसले हो रहे हैं। केसेस के फैसले कैसे? देखिए अब डे बाई डे आपके केसेस चल रहे हैं, हर अदालतों में गवाह बैठे हुए। देखिए जिस वक्त अभी बेहतरी आई है, बहुत बेहतरी आई है, अभी बाकायदा जो है ना जिस तरह आप अपने केसेस को, डायरीज को आप जो है ना नेट पे चेक कर सकते हैं, काफ़ी रिफॉर्म की गई है उसके अंदर, जुडिशरी के अंदर नए जजेस की तादाद में इजाफा किया गया है, नई कोर्टें बनाई गई, मॉडल कोर्ट्स बनाई गई हैं, ATC की कोर्ट्स बनाई गई हैं, लेकिन हुकूमत को ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है। एक चीज पूछने, आप 10 बजे के बाद हमारे पास मौजूद हैं, हमारे साथ हैं आप थोड़ी देर? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। लो जी, एक वक्फे का वक्त है, हम वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे ना, तो फिर लियाकत अली खान साहब से ज़रा इस हवाले से ज़रा बात करेंगे, अदलिया के निज़ाम के हवाले से, और हम ज़रा अपने मौजू को फ़ौरन पाकिस्तान के ऊपर लेके आएंगे, और हमारी मईशत के हवाले से जो है वो वाज़ेह तौर पर गुफ्तगू रहेगी। आप दोस्तों का साथ भी इसमें रहेगा, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। उदय मियां तारिक साहब और एडवोकेट लियाकत अली खान साहब, और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से और जंगी मुख्तलिफ महाजों के हवाले से हम बात कर रहे थे। अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो मसाइल इस वक्त हैं, जो मईशत के मसाइल हैं, और जो अदलिया के मसाइल हैं, जो मीडिया के मसाइल हैं, मतलब ये भी वो सारे महाज हैं जिन पे हमें अपने आप को मजबूत करना है, और भारत के साथ जो जंगी जो मामलात हैं वो सिर्फ सरहद की हद तक नहीं है, उसके अलावा भी हैं, हमें उनसे किस तरह निमटना है, कैसे लड़ना है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। लियाकत अली खान साहब, वक्फे से पहले आप बात कर रहे थे अदलिया के हवाले से कि हमारे मुल्क में जो अदलिया का निज़ाम है, आपका कहना कि वो बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है और उसमें किसी किस्म की मजीद बेहतरी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही? मैंने कहा बेहतरी की जरूरत है। 2007 की जब आपने देखा इफ्तिखार चौधरी साहब वाली मूवमेंट चली, उसके बाद जब इफ्तिखार चौधरी साहब रिस्टोर हुए, तो आप ये देखें कि उसके बाद से तेज़ी आई है। एक सबसे पहले जुडिशल पॉलिसी जो ना बनाई गई, उस जुडिशल पॉलिसी के अंदर ये तय किया गया कि कितने जो मुकदमात हैं उसको कितने दिनों के अंदर जो ना आपको डिस्पोजल करना है, बेल एप्लीकेशन कितने दिन में डिसाइड करनी है, फैमिली केस कितने दिनों में डिसाइड होगा, इसके अलावा फौजदारी केसेस कितने टाइम में जो है ना डिस्पोज ऑफ होंगे और बैकलॉग ख़त्म किया जाएगा। देखिए उसके बाद से अब उसके बाद जब साकिब निसार साहब आए या अभी आसिफ सईद खोसा साहब, इन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया है। अभी आप देखें कि मॉडल कोर्ट्स बनाई गई हैं, उन मॉडल कोर्ट्स को जो है ना बाकायदा इख्तियार दिया गया है कि आप डे बाई डे जो है ना प्रोसीड करें। अब उसके अंदर ये होता है कि शेड्यूल आपको दिया जाता है, 5 दिन का शेड्यूल दिया जाता है, उसके अंदर कत्ल के केसेस जो है ना के फैसले 5 दिन में हो रहे हैं। अब जितनी स्पीड से काम हो रहा है, मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि मज़ीद जो है ना जो हमारी जुडिशरी है इसमें अदालतों की तादाद को ज़्यादा बढ़ाया जाए और प्रोसिक्यूशन को मजबूत किया जाए और जजेस की तादाद को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, स्टाफ को बढ़ाया जाए। यहाँ अच्छा, तो कभी किसी जज का एहतसाब हुआ है? क्योंकि देखें करप्शन तो पाकिस्तान का एक इतना बड़ा मर्ज है, पूरी कौम को लगा हुआ कि वो चाहे कोई नायब कासिद है या कोई नायब कोई वज़ीर आज़म है या कोई कोई साबिक वज़ीर आज़म है, कोई साबिक सदर है, हर जगह पे ये पहुंच चुका हुआ है ये मर्ज। तो ये जजेस तक भी तो हो सकता है,
हो सकता है कि यहाँ पे भी मामला ऐसे खराब हुए ही हों, तो क्या आज तक कभी किसी जज का एहतसाब हुआ है या आइंदा भी कोई न कोई मैं आपकी एक एडिशन लियाकत भाई की माजरत के साथ एक कम से कम वकला का भी एहतसाब होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि अगर एक वकील जो है एक केस की फीस जो है 20-20 करोड़ ले रहा है, कितने 20-20 करोड़ रुपए ले रहा है, इससे भी ज्यादा फीसें हैं। आपका इशारा 4-5 करोड़ इनकी तरफ तो नहीं हुई। तो शरीफ आदमी है, इसके नहीं है, लेकिन 4-5 करोड़ तो नॉर्मली केसेस की फीसें हैं। अल्लाह बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में लूटमार कर रही हैं, उनके वकला जो है इतनी तो नॉर्मल सी केसेस फीसें ले रहे हैं। कॉर्पोरेट लॉयर कॉर्पोरेट, अच्छा एक काम कर ले, देखिए एहतसाब, अगर आपने एहतसाब की बात करनी है, अगर आपने वाकई इस मुल्क में माशरे में इंसाफ पर मबनी माशरा कायम करना है, फिर जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए, वकला का भी होना चाहिए, जर्नल्स का भी होना चाहिए, हर किसी का एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। सही, बस सही। जनाब देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं शायद आपको ये बता दूं कि अगर जजेस के खिलाफ किसी किस्म की कंप्लेंट जाती है ना, सबसे पहले क्विक रिस्पांस मिलता है आपको। जो ना आप बाकी डिपार्टमेंट में किसी भी शख्स की, किसी भी अफसर की कंप्लेन करेंगे तो मेरे ख्याल में आपको महीने लग जाते हैं। अगर जजेस की आप कंप्लेन करते हैं, अगर आपको कहीं पे कोई ऐसी चीज़ है, देखें आपके सिंध हाई कोर्ट के अंदर MIT बनी हुई है कि अगर आपको किसी किस्म की कुछ शिकायत है तो आप MIT से अप्रोच करें। जो ना अगर आपको इसके अलावा आपकी जो है ना दूसरे हर सूबे के अंदर MITs बनाई गई हैं, और इसके अलावा आपकी अल्लाह आपको भला करे, मेरे जहन में नहीं आ रहा, जजेस के खिलाफ जो कंप्लेंट सुनते हैं, इसके अलावा मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनी हुई, देखें उसके अंदर रेफरेंस भेजे जाते हैं, या जजेस की अगर आपको शिकायत करनी भी हो तो आप वहां चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में होता है कि बिल्कुल क्विक एक्शन होता है, क्विक एक्शन कर सकता है, बिल्कुल आम आदमी कर सकता है, आम आदमी कर सकता है, आपको भी पता है, लेकिन आम आदमी करते लोग। देखिए ऐसी कुछ शिकायत आती नहीं है ना, जब कुछ शिकायत आती है तो जो है ना वकला भी करते हैं, आम लिटिगेंट्स भी करते हैं, उनके पास ये इदारे मौजूद हैं, और बाकायदा रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को भी कर सकते हैं आप। जो है ना अगर आपको किसी से कुछ शिकायत है आप फौरन जाके वो करें, और उसके ऊपर ये नहीं कि आपकी एप्लीकेशन आएगी और उसके फौरन बाद उस पर कमेंट्स कॉल हो जाते हैं, और ऐसी बात नहीं है कि जो ना वो जजेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अगर ऐसा, पहली बात तो ये है कि ऐसा कहीं है नहीं। जो ना ठीक है, अगर मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैं देखता हूँ कि जिस तरह जजेस और स्टाफ काम कर रहे हैं यहाँ पे, लोगों को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है, और जल्द से जल्द जो है केसेस का जो है डिस्पोजल किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ, देखें कहीं ना कहीं होते हैं मामला जो है, लेकिन उसके ऊपर फौरन काबू पाया जाता है, फौरन उसका एक्शन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जो ना ठीक है जनाब, सही कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अपनी हद तक तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन सिस्टम इतना कोलैप्स कर चुका है आपका कि वो टॉप टू बॉटम, अगर आप एक पेशकार से लेके ना, और जब तक आप पेशकार को पैसे नहीं देते आपकी अगली तारीख डिसाइड नहीं होती, आपके केस का को पेश नहीं किया जाता, नंबर एक। नंबर दो, मैं चूंकि एज ऑब्जर्वर बहुत सारी जगहों पे जाना होता है, लोगों से मिलना होता है, लोगों के व्यू पॉइंट्स जानने की कोशिश करते हैं। एक जज की मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी जिसमें उसने लिखा कि जिस दिन केस जज के पास पहली दफा आता है ना, तो उसको पता होता है कौन मुजरिम है और कौन बेगुनाह है, ठीक है। लेकिन जज चूंकि दो चीजों की वजह से मजबूर होता है कि उसको जिस सिस्टम के तहत, क्योंकि उसे एविडेंस पे फैसला कर रहा है, ठीक है, तो एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन या पुलिस जो एविडेंस फ्राहम करती है उस केस के हवाले से, तो वो इतने उस तक जज तक पहुंचते पुलिस 25 दफा बिक चुकी होती है, ठीक है। और उस बिकने के चक्कर में वकील भी काम दिखा चुके हैं। हाँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ कि वो बिकने के बाद उसके उस बेचारे का जो इंसाफ के लिए गया है वो इतना जलीलो ख्वार हो जाता है कि वो इंसाफ लेते लेते उसकी नस्लें मर जाती हैं, मकान बिक चुके हैं, मकान बिक जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज बिक जाती हैं, और ये सारी सिचुएशन ऐसी सूरत हाल में होती है। अच्छा फिर मजे की बात, अच्छा यहाँ पे एक चीज मुझे बताइए कि अगर अदलिया का निजाम ठीक ना हो, ठीक है, आम आवाम को इंसाफ वक्त पे ना मिल रहा हो, तो मुआशी तौर पे क्या क्या बदहालियां पैदा हो सकती हैं? देखिए सबसे पहले जब आप इंसाफ नहीं देंगे किसी भी माशरे से, जब इंसाफ नापैद हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो माशरे क्लैप्स हो जाते हैं, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। माशी बदहालियां तो बहुत दूर की बात है, उस मुल्क में फिर किसी तरह की कोई तरक्की नहीं हो सकती। तो आपको याद होगा कि जंग अजीम दोयम में जब चर्चिल से पूछा गया कि उसने कहा गया कि जनाब वो फौजी हमला हो गया, उन्होंने कहा जी इंसाफ हो रहा है अदलिया में, अदालतों में। देखिए वेस्ट ने अगर कोई चीज अगर सीखी है ना इस्लाम से, तो वो इंसाफ सीखा है। जैसे अदले फारूकी कहा जाता है ना, जो पूरी दुनिया में एक सिंबल बना दिया सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, कि खुद जब कोर्ट में पेश होते हैं
तो वो जब जज ऊपर से खड़ा होता है तो कहते हैं इसको हटा दो जज को, ये तो जो मेरे एहतराम में खड़ा हो गया, मैं तो एक मुजरिम की हैसियत से आया हूं ना, ठीक है ना। तो बात ये कि जब तक आप इंसाफ कायम नहीं करते, देखें और कहा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जुल्म की हुकूमत जो है ना वो कभी नहीं चलती, ठीक है ना, चल सकती है लेकिन वो बद निज़ामी की हुकूमत नहीं चलती। तो ये सिचुएशन होती है जब इंसाफ आपने कायम नहीं करेंगे, जुल्म हो तो शायद हुकूमत चल सकती है, मगर अदल ना हो तो हुकूमत नहीं चल सकती, ठीक है ना। तो बात सिर्फ इतनी सी, जब आप इंसाफ अदल कायम नहीं करेंगे, अदल ही बुनियादी चीज है ना, जब अदल कायम होगा तो आपकी मैशत भी बेहतर हो रही होगी। अब सूरत हाल क्या है हमारे मुल्क में कि जी बाहर का इन्वेस्टर तो आने के लिए तैयार नहीं है, आपका अपना इन्वेस्टर पैसे निकाल के बैंक से बाहर या तो घर रख चुका है या पाकिस्तान से बाहर ले जा चुका है। बात ये क्यों, आपने नैब को उसके पीछे लगा दिया, आपने FIA को उसके पीछे लगा दिया, आपने अदलिया को उसके पीछे लगा दिया, तो वो बेचारा क्या काम करेगा। ये सारी सिचुएशन। एक चीज वक्फे के बाद फिर आपने जाना है, तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि जिस तरह बाकी सारे इदारे इस वक्त मुल्की हालात की वजह से, मुल्की मईशत की वजह से वो इकोनॉमिकली थोड़े मुतासर हैं, तो क्या अदलिया मतलब आपका जो जुडिशरी से जुड़े हुए जितने मामलात हैं ये सही हैं, ये कि यहाँ भी थोड़े से चीज़ें खराब हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। देखिए जजेस जो भी है एविडेंस की बुनियाद पर फैसला करते हैं। मियां तारक ने भी कहा, देखें जब आप कोई सही मुकदमा बना के अदालत के अंदर लेके जाएंगे तो उसका फैसला भी सही होगा। अगर आपने एक केस बना दिया, उसके बाद जजेस जो है ना आपसे गवाही मांगते रहते हैं या विटनेसेस मांगते रहते हैं, वो नहीं आएंगे तो कोर्ट क्या फैसला करेगी। ठीक है, फिर हम कहते हैं जी ये केस जो है ना 2 साल चला, उसके बाद मुलजमान छूट गए, तो भाई कसूर तो हमारी केस तो खराब जो है वो पुलिस से ही होना शुरू हो जाता है, होता है ना। क्योंकि वही बता देते हैं, देखो 2 लोग आपस में झगड़े में साथ ही कहते हैं सोने की चेन भी खींचती है, जनाब भी तोड़ दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। जब आप झूठे गवाह बनाएंगे, झूठा केस बनाएंगे, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, सही लोगों को चालान नहीं करेंगे, तो ये सारी खराबियां तो नीचे से होती है ना। इसकी जिम्मेदारी तो फिर हमारी जो है ना, ठीक है, नहीं ये वाली नहीं है, मगर इसकी आगे की जिम्मेदारियां आपकी, आगे की जिम्मेदारी जो है ना वो जुडिशरी की है, जब वो जजों की है, वकील पास जी बिल्कुल है, वकील की भी है, जज की भी है। इसके बाद जब आप सही मुकदमा लेके आएंगे तो डेफिनेटली सजाएं भी होती है। जेन्युइन केसेस जब आपके आते हैं, वहाँ एविडेंस आती है तो मुलजमान को सजा भी मिलती है। जो बिल्कुल सही। अच्छा, तो लियाकत साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। हम चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं जहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, बस अल्लाह करे किसी उनकी बेहतरी जो है, उनका सिलसिला शुरू हो, एक प्रोसेस शुरू हो, ताकि उसका फ़ायदा जो है अवाम को पहुँच सके। एक आपको बेहद शुक्रिया। वक्फे के बाद हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हम इकोनॉमी के हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और स्टूडियो में हमारे साथ मियां तारिक जावेद साहब मौजूद हैं, जो कि एक बेहतरीन तजज़ियाकार हैं और इसके साथ साथ एक सहाफ़ी भी हैं। और अभी अभी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है एक ऐसी शख्सियत ने जिनका जो ताल्लुक़ है, जो काम है, वो सिर्फ डायरेक्टली सार्फिन के साथ है। CRPC से इनका ताल्लुक़ है, कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल से। जनाब शकील बेग साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, करम अल्लाह। सार्फिन के क्या हाल चाल है ज़रा? सार्फिन के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं और दिन ब दिन मज़ीद बुरे होते जा रहे हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा जो एंड यूज़र होता है वो सारिफ होता है, और सारिफ की जो पोजीशन है इस वक्त, उसकी कुव्वत खरीद जो है ख़त्म हो गई है। आप यकीन करें कि संडे वाले दिन होता ही है कि मैं खुद अपने घर के लिए निकलता हूँ कुछ चीज़ें परचेज़ करने, लेकिन उसके साथ साथ 2 बचत बाज़ार ज़रूर विज़िट करता हूँ। ये मेरा तकरीबन कोई 4 साल से ये वो है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कल एक खातून से ऐसी बातें कर रहा था, खड़ा हुआ, तो वो मुझे बता रही हैं कि मैं टमाटर हमेशा वीकली 2 kg परचेज़ करती थी कि ताकि एक पूरा हफ्ता हमारा गुजर जाए। अब टमाटर जो है मैं वो बड़ी मुश्किल से 1 किलो ले रही हूँ, क्योंकि कीमत ऊपर जाती जा रही है उसकी। अब सरकारी नर्ख पे भी अगर आप जाएं तो वो भी आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, यानी जिस पे चीज मिलती नहीं है, वैसे मिलती भी नहीं है, और अगर मिलती भी है, जैसे कल 120 रुपए टमाटर kg था, बचत बाजार की बात कर रहा हूँ, जबकि वो खुली ओपन मार्केट में कल 140 रुपए किलो था, और गवर्नमेंट का जो नर्ख था वो 127 रुपए किलो था।
तो यहाँ एक और इशू भी है कि जो कंट्रोल्ड है सरकार का वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो कराची और सिंध की हद तक अगर मैं बात करूँ तो मुझे कहीं कंट्रोल नजर नहीं आता। आपके सामने है कि दूध की कीमत जो है सरकारी जो है 94 रुपीज पर 110 रुपए मिल रहा है और 110 से 120 रुपए है। रिसेंटली एक जगह हम लोग गए, निजी टीवी चैनल के साथ थे, तो वहाँ 120 रुपए लीटर वो दूध दे रहे थे। तो इत्तेफाक से जब वो पैमाना चेक किया गया उनका तो पता चला वो भी सेर निकल के आ गया। वो भी सेर अच्छा शेर था, लीटर नहीं था। लीटर नहीं था। तो आप अंदाजा करें कि एक तो आप कीमत ज्यादा वसूल कर रहे हैं, क्योंकि जब ऐसी कुव्वतें जिनको पता चल जाता है कि सरकार कमजोर है, सरकार ने करना कुछ नहीं है, इदारों ने हमें पूछना कुछ नहीं है, तो वो डेफिनेटली फिर वो इस तरह की चीजें निकल कर सामने आ जाती हैं कि भाई आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। अब आपके सामने जब हम प्राइस की बात करते हैं, इस वक्त जिस तरीके से कीमत तो बढ़ी है, तो वो तो गैर कानूनी बढ़ गई। 110 रुपए गैर कानूनी कीमत है, 94 रुपए का नोटिफिकेशन है, लेकिन वो 110 रुपए में भी अगर आपको वो तोल भी गलत दे रहा है या मिलावट कर रहा है, तो आप खुद सोचे कि वो तो एक दूसरी ज्यादती कर रहा है ना। तो इस वक्त उस वक्त वो पकड़े जाने के बाद आप इस बात की यकीन दहानी करवा सकते हैं कि दोबारा वो बिल्कुल सही प्राइस पे भी चीज बेचेगा, और वो जो उसका 1 लीटर का वो जो डिब्बा था उसका जो एक शेर का था जो लीटर का बेच रहा था वो भी सही हो चुका होगा? देखें, बहुत सी जगहों पे तो ठीक हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगा नहीं ठीक होता, ठीक हो जाता है, लेकिन ज्यादातर ठीक नहीं भी होता है। उसकी रीजन है कि मैं आप एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नहीं है बल्कि द ट्रुथ कि एक जगह गए 94 रुपीज से 110 रुपीज लीटर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा जी मैं कलमा पढ़ता हूँ, कलमा पढ़ के ये कहता हूँ कि अब मैं 94 रुपए लीटर ही सेल करूंगा दूध। ये बकायदा वीडियो है इसकी। अच्छा, ये कंप्लेन वो थी जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे गई थी, वहां से फिर ये यहाँ आई, यहाँ से फिर हम साथ गए थे कि हाँ यार ये है कहाँ, किधर क्या हो रहा है। तो जब ये सब कुछ हो गया तो उसको जब कलमा पढ़ लिया तो डेफिनेटली हर इंसान में, और फिर मुसलमान होते हुए तो ये है कि चलो भाई इसको एक चांस दे देते। तो मेरे ख्याल है उसको चांस दिया कि 15 मिनट के बाद तकरीबन कोई 3 से 4 लोग भागते हुए जहां हम अगली जगह गए वहां आ गए, तो उन्होंने कहा जी वो तो फिर 110 रुपए लीटर सेल कर रहा है। देखो जरा, ये 15 मिनट बात की बात है, मतलब ये कोई मैं 15 दिन की बात नहीं मैं कर रहा। फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट ने उसको एक हैवी फाइन भी किया और उसको जेल भी भेजा। छतरोल भी होनी चाहिए थी उसकी थोड़ी सी। सर छतरोल क्या करे, बस छतरोल उसको जब ये कलमे की अल्लाह ताला उसके ऊपर रहम करे कि जब वो कलमे की नहीं वो पासदारी कर रहा, वो कलमा पढ़ के भी झूठ बोल रहा है, तो फिर अब उसका क्या किया जा सकता है? एक जुमला यहाँ ऐड करूंगा कि ये तो इन्होंने प्राइस की बात की है, अभी मुहर्रम के दिनों में यहाँ में जो था ना सूरत ये थी कि मलीर और उसके दीगर इलाकों में जो सूरत थी वहाँ 160 रुपए किलो भी दूध बिका है। जी बिल्कुल ऐसे, ठीक है। 100 अच्छा बाकायदा दुकानों के ऊपर लिख के लगा देते जी मुहर्रम के 10 अयाम में आपको दूध 160 रुपए किलो मिलेगा, 170 बिकता है, क्योंकि बिल वगैरह लगाते हैं लोग, वट एवर सो कुछ भी है। यार ये वो अयाम होते हैं, हम बदकिस्मत कौम है कि रमजान में हमने महंगाई का तूफान भुगतना होता है, जब हमारे यहाँ ताजर लूटमार करता है, मुहर्रम में ताजर हमारा जो है वो लूटमार करता है, क्योंकि एक्चुअली शायद ताजर या ये जो लोग हैं ये शायद अपनी आखिरत भूल गए कि उन्होंने मरना नहीं। सही सर, ये ताजर हजरात भी तो इस वक्त नाखुश हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं? कि क्योंकि देखें, और फिर ये भी साथ बताएं कि जब बिजनेस करने वाले लोग हैं क्या इस वक्त कारोबार कर रहे हैं, वो खुश हैं सारे? कोई नया कारोबारी आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त नया बिजनेस तो आना तो एक बिल्कुल ही एक सेपरेट बात होगी ना, उसको तो आप अभी फिलहाल छोड़ दें। जब चलता हुआ बिजनेस बंद होता जा रहा है, बिजनेस कम्युनिटी अपना बिजनेस वाइंड अप करती जा रही है, कुछ लोग तो यकीन नहीं करेंगे, मैं खुद उनको जानता हूं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं हम जॉब कर लें। रीजंस पता क्या है? देखें आप टैक्सेस लगाएं, टैक्सेस से मेरे ख्याल है किसी पाकिस्तानी को कोई इख्तलाफ नहीं है कि हमने टैक्स देना है, लेकिन तरीकाकार गलत है, तरीकेकार को ठीक करें। आपकी देखें अब तो जस्टिस गुलजार साहब ने ये कह दिया कि आपने 20% आपने टैक्स करना, 80% तो इनडायरेक्ट टैक्स आता ही है ना, सब दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहा? मुझे बताएं, आप एक छोटा सा टूथपेस्ट परचेज करें उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। हर से 20% की कलेक्शन करने के लिए आपने 20% लोगों को हायर करके रखा हुआ है। उनका काम क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बिल्ड करते हैं, वो लोगों को तंग करना आता है उनको। बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ दें। बिजनेस कम्युनिटी जो है, देखें मैं एज ए कंज्यूमर बॉडी के चेयरमैन के हैसियत से मैं ये समझता हूं कि अगर कारोबार चलेगा तो कंज्यूमर कोई चीज परचेस कर सकेगा ना। अगर कारोबार ही नहीं चल रहा होगा, अगर कारोबार आपका बैठ जाएगा, तो मुझे बताएं कि कहां से चीज आप सस्ती खरीदेंगे? कंपटीशन जब नहीं होगा, यानी कि मिसाल के तौर पे 3 से 4 लोग एक कारोबार को नहीं कर रहे होंगे, कंपटीशन होगा ना। जब कंपटीशन होता है तो चीजें थोड़ी सस्ती मिलनी शुरू हो जाती हैं। जब आपका कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा कि मतलब
एक आदमी बैठ गया, बाकी सारे कारोबार बंद करके चले गए। तो कारोबार इस वक्त बिल्कुल निचली सतह पर आ गया, हर शख्स रो रहा है। कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो ये ना कह रहा हो कि जनाब मैं बहुत परेशान हूं। बिल्कुल परेशानी के अंदर है और नजर आ रहा है, मार्केट में निकलने के बाद आपको खुद फील होता है। बिल्कुल से ऊपर आप ये देखें ना कि जो कम से कम जो आमदनी है वो सरकारी हिसाब से देखा जाए 17,500 रुपये। जी जी। अच्छा, आप अगर महीने का 2,000 रुपया वो आपको बच रहा है, ठीक है, तो आप फायदे में हैं, आप कहीं ना कहीं जो है ना वो खुशहाली की तरफ अपने आप को देख रहे होंगे। जब आपका मतलब मैं ये हिसाब लगा रहा था कि पेट्रोल, गैस, बिजली और इन सारी जितनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशियाँ हैं ये सारी महंगी हो जाने के बाद आप तो नुचड़ गए ना, कुछ रहा ही नहीं पास आपके। लोगों का बुरा हाल हो गया, आप साइकोलॉजिकली वो किस कंडीशन में हैं। मतलब एक अभी रियल एस्टेट के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। अभी कल एक दोस्त से मेरी ऐसी बात हो रही थी रियल एस्टेट के हवाले से, कहते काम बिल्कुल ठप है। मैं एक अगर कोई प्लॉट, अगर कोई सेल परचेज होता है तो उसमें कितने लोगों का फायदा होता है, मतलब कितने घर जो है वो उससे फायदा उठाते हैं। तो उसने कहा कि एक सबसे पहले कोई 2 या 3 बीच में एजेंट होते हैं, उनको उसकी कमीशन मिलती है। सेलर, बायर, 2 उन लोगों को वो इन्वॉल्व होते हैं। अब ये 5-6 लोगों के पास पैसा आया है जो आगे अब घूमेगा, ऐसे ही है। ठीक है, वो जाएगा, वो फ्रूट वाले के पास भी जाएगा, वो चिकन वाले के पास भी जाएगा, वो सब्जी वाले के पास भी जाएगा, वो कपड़ों वालों के पास भी जाएगा, वो मतलब वो कॉपी किताबों वालों के पास भी जाएगा। तो वो इस तरह हर एक जो है ना जुड़ा होता है, इस तरह कनेक्ट है। आपने सिर्फ एक रियल एस्टेट की बात, रियल एस्टेट के अलावा भी हर बिजनेस में जब काम ही रुक गया तो कैसे आप पैसा घुमाएंगे, कैसे आप खुशहाली लेके आएंगे? फहीम, रियल एस्टेट का हुआ, प्लॉट खरीदा, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। जब आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो उस वक्त तकरीबन 100 के करीब सनतें जो है ना, शोबे जो हैं, उससे बिल वास्ता और बिला वास्ता इन्वॉल्व होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ठीक है। और उसमें जब 100 लोग को, ये 100 कंपनियां, इदारे इन्वॉल्व होते हैं तो आप सोचो कि कितना सर्कल वो बढ़ता है। ये तो वो चीजें। अभी आपने बात की है मिनिमम वेज की 17,500 रुपए। 17,500 रुपए मिनिमम वेज है पाकिस्तान में, लेकिन कितने इदारों में है ये देखना पड़ेगा। लोग 8-8 हजार में से जॉब कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास बेरोजगारी है। अच्छा, 8,000 में या 17,500 में चलें, एक 2 बच्चों और एक मियाँ बीवी का एक घर का बजट बना के कोई मुझे दिखा दे कि 17,500 में जिसमें घर भी किराए का हो और फिर ट्रैवलिंग भी है, दफ्तर भी आना जाना, ये सारी चीजें बना के दिखा दे, नहीं हो सकता भाई। प्रॉब्लम ये है कि जितनी महंगाई आप हो चुकी है ना, मसला ये कि जो आपकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, मसलन गन्ना हमारी अपनी प्रोडक्ट है, उससे बनने वाली चीनी 85 रुपीज 90 रुपीज पे चली गई। गंदम हमारी अपनी प्रोडक्ट है, इसमें इसकी प्राइसेस बढ़ने की समझ नहीं आती। लेकिन एक चीज होती है आपने बाहर से मंगवाई जी, बाहर की कंपनी है, वो कनाडा की कंपनी है, बाहर की दूसरे ममालिक की कंपनियां, वो हमारा पानी यहाँ पे साफ करके हमें पिला के अरबों रुपए महीने के लेके जा रहे हैं। इशू सिर्फ क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि टॉप टू बॉटम जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपको पता है एक मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में काम करती है जो कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती है, वो हर दूसरे महीने वो प्राइस बढ़ाती है, कोई पाकिस्तान में उससे पूछने वाला नहीं। जब गवर्नमेंट बजट बढ़ाती है उस वक्त तो बढ़ते, हर दूसरे महीने वो क्या करते हैं, एक बड़ा आसान फार्मूला है, जितनी मल्टीनेशनल कंपनी काम करती है वो क्या करते हैं, अपनी उसी प्रोडक्ट के ऊपर एक लगाते हैं, 10 रुपीज की बचत, 20 रुपीज की बचत, 50 रुपीज की बचत आपको, ठीक है, प्राइस बढ़ा के उसमें से आपको दे दी। अगला जो बैच उनका बनना है, उनकी प्रोडक्ट 10 दिन के अंदर पूरी मार्केट से खत्म हो जाती है। सही है। जब अगला बैच आना है तो उसकी प्राइस बढ़ी हुई होगी, बचत खत्म। हाँ। आपको कोई पूछ नहीं सकता। और उसमें क्या है, आपकी मिनिस्ट्री जो है, इंडस्ट्रीज है या वजारत क्या नाम है इसका, खजाना है, उसको पैसे जाते बाकायदगी के साथ ऊपर बैठे हुए लोगों। अच्छा, और एक खबर आई है IMF के हवाले से ही थी, उन्होंने कहा, ओ यस, पाकिस्तानी मईशत की समत दुरुस्त है, डायरेक्टर IMF। सर ये IMF ने ये कहा है, उन्होंने क्या, उन्होंने पैसे लब रहे, किस टाइम से लब रहे, उन्होंने क्या सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, खुर्रम जमाल बात कर रहा हूं। जी खुर्रम जमाल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे जनाब? बेटा बात ये है कि महंगाई अपनी जगह है, जब से हमने आंख खोली हम यही सुनते रहे कि पिछला दौर अच्छा था, सही है, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। लेकिन ये महंगाई जितनी भी इस वक्त आपको नजर आ रही है, इसमें हमारा अपना बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, कैसे? सबसे बड़ा हाथ ये है कि आप गैर महसूस तरीके से ये देखें कि तंदूर खुलते जा रहे हैं। अगर घर में
1 किलो आटे में अगर वो 4 दिन रोटी खाता है तो वो 1 किलो आटा जो है वो 1 दिन में पैसे देके उससे जो है वो रोटियां खरीद रहा है। पैसा है तो लोग कर रहे हैं, किसी ढाबे पे चले जाए, किसी बड़े होटल पे जाए, किसी छोटे होटल पे चले जाए, खाने पीने की चीजों पे चले जाए, कहीं भी आपको आइसक्रीम पार्लर में कोई खाली नहीं मिलेगा। कभी गैस की लोड शेडिंग हुई थी पहले कभी माजी में? सुन तो ले यार, सुन ले मेरी यार, सुन ले। दूसरी बात, गैर महसूस तरीके से आप ये देखें कि पार्लर्स खुलते जा रहे हैं, लेडीज टेलर्स खुलते जा रहे हैं। ये हम लोगों ने खुद किया है कि रक्षा वाले ने कहा जी मैंने 150 रुपए देने, तो आपने कहा नहीं 150 नहीं, वो मांग तो, और वो जाना उसे 3 किलोमीटर है तो 50 रुपए किलोमीटर पे जा रहा है। आप इंतजार नहीं कर रहे, आपने उसी में बैठे और चले गए। अगर आप बार्गेनिंग करें, थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि दूसरा रिक्शा आएगा उससे बात करें तो शायद आपको 100 रुपए में ले जाए। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों के लोगों के पास आप ये क्या, ये तो अपनी जैसा हकीकत है कि परेशान वो है इस वक्त कि जिसकी महदूद आमदनी है। लेकिन हर दुकानदार भी, जैसे भाई बता रहे थे कि 94 रुपए दूध, तारीख है कि 16 रुपए एकदम बढ़ गया, कोई पूछने वाला नहीं है। जो कंज्यूमर की जो एसोसिएशंस बनी हुई है, मैं भी कंज्यूमर हूँ, आप भी कंज्यूमर हैं, हमसे तो कभी किसी ने किसी कंज्यूमर एसोसिएशन ने नहीं पूछा कि आपको तकलीफ क्या है, कभी उनका सर्वे किया, कभी कहीं आबादी में गए पूछा उनसे कि आपकी आमदन क्या है, आपका खर्चा क्या है, आप कहाँ से पूरा करें। कंज्यूमर एसोसिएशन के बहुत सारे काम बचे, दुनिया भर में होती है कंज्यूमर एसोसिएशन, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ सारा काम माफी के साथ सारा काम कॉस्मेटिक हो रहा है। और उस कॉस्मेटिक होने की वजह से हुआ ये है कि जो कंज्यूमर एसोसिएशन है उसका सबसे बड़ा काम ये है कि उसको एक्टिव करें, जिसका जो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट कहाँ चला गया है ही नहीं। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसका जवाब दें सर, आप जवाब दीजिए। लेकिन इनकी अपनी बातों में अपनी उन्होंने बातों का कंट्राडिक्ट कर दिया है। जो पहले उन्होंने बात की थी फिर एंड में उन्होंने उसको उसी कंट्राडिक्ट कर दिया। देखिए, पहली बात यह है कि हम जब बात करते हैं कि नहीं खरीद सकता वो कौन है, पहली बात ये है। मोहतरम जो कह रहे हैं मैं उनकी बात से किसी हद तक इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता हूं। मेरे साथ चने रक्षे के पास लोग खड़े हुए उसे बहस कर रहे होते हैं कि यार पैसे कम कर दो। ऐसा नहीं है कि हर आदमी जाके 150 रुपए दे के बैठ जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर आदमी रिक्शा मंगवाते हैं, हर आदमी जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन वाले रक्षे भी मंगवा रहा हो। हर आदमी की अप्रोच नहीं है अभी, और आजकल की तो ये अप्रोच भी नहीं रही कि एंड्रॉइड सेट भी हर आदमी रख सके, ठीक है, जो स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ चुका है। अब क्या, अब दूसरी बात यह है, जैसे मोहतरम फरमा रहे थे कि कंज्यूमर एसोसिएशन का काम है। कंज्यूमर एसोसिएशन जो होती हैं वो कोई गवर्नमेंट का अदारा नहीं होता है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा थ्रेड्स के अंडर वही एसोसिएशन होती हैं, सबसे ज्यादा थ्रेड्स उनको ही आती हैं। जब वो दूध पे बात करें, गोश्त पे बात करें, तो ये एक नाम नहाद किस्म की इसमें माफियाज भी बैठी होती हैं, उनको भी फेस उसी ने करना होता है। और वो किस तरह के थ्रेड्स होते हैं वो हम जानते हैं, हमें पता है किस तरह के थ्रेड्स आते हैं। उस टाइम तो कंज्यूमर से कहो कि तुम ये 94 रुपए वाला दूध खरीदो, 110 का नहीं खरीदो, लेकिन वो क्यों 110 रुपए का दूध खरीदता, वो 94 का क्यों नहीं खरीदता? नहीं तो यही कंज्यूमर है। जब आप कैंपेन कर रहे होते हैं कि देखें टमाटर जो है वो महंगा होता जा रहा है, आप 2 दिन टमाटर ना इस्तेमाल करें, नहीं बात एक दफा नहीं कंज्यूमर का गल मान जावे तो फिर नहीं मानते ना। यही तो तकलीफ दे बात है कि जब आप अपने आप को ये तो कहते हैं कि इस तरह होना चाहिए, लेकिन ये दूसरी बात है। मैं आपको एक बड़ा यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था और कमिश्नर कराची भी थे, हम सारे बैठे हुए थे। कमिश्नर साहब ने कहा कि जी ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1299, यानी कि कितना 1299, ये बेसिकली इमरजेंसी नंबर था। इसको हम लोगों ने कहकर कंज्यूमर की तरफ लेकर गए हैं जी, इस पे लोग कंप्लेन करें। आप बिलीव नहीं करेंगे, 24 घंटे में टोटल 4 पूरे कराची के मतलब 2.5-3 करोड़ की आबादी में 4 लोगों ने कंप्लेन की। ऑन द रिकॉर्ड मैंने जाके खुद चेक किया सर, तो ये तो अलमिया है ना सर। 1299 आप इस पे शिकायत करें। आपको अपने मोहल्ले में, आपके अपने इलाके में, अपने गली में कोई फ्रूट वाला, कोई अपना कोई सब्जी वाला, दूध वाला, कोई भी दुकानदार अगर आपको जो कीमत से महंगी चीज दे रहा है, यहाँ पे कंप्लेन करें और एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत पेश करें। सर आज आते हैं, थोड़ा सा जरा रुख मोड़ते हैं, एक जुमला कर दूं। देखिए, हम असल में कभी भी हम बीमारी पे तो रोते हैं, लेकिन हमने उस बीमारी की वजह कभी नहीं पकड़ी। जो मिडल मैन है उसको ये रेट वाले दुकानदार को उसको तो पकड़ के बंद कर देते हैं, लेकिन वो जो मिडल मैन है दरमियान में मंडी में बैठ के आपको महंगे दामों चीजें दे रहा है ना, उसको कभी पकड़ने के लिए ना कमिश्नर साहब जाएंगे ना कोई और। वो इवन वो दूध वाले भी यही है। ये भी इतलात है, ये भी इतलात है कि कराची की एक इंतजामी शख्सियत को 50 करोड़ रुपए दे के दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये भी एक इतलात है, ये भी खबर है।
खबर है। ठीक है ना, गलत सही हो सकता है। 50 करोड़ रुपए मिनिमम, और ये भी कहा जा रहा है कि 2 अरब रुपए दिया गया है। ये दो चीजें चल रही हैं इस वक्त मार्केट में। इस पे वैसे FIA को इन्वॉल्व होना है, नैब ठीक को है। इन्वॉल्व होना सर, चाहिए। नया इतना उसके- बड़ा केस सर, है क्या कि मतलब? 50 करोड़ से 2 अरब रुपए, मैं कहता हूँ सर, नैब को हुजूर, इसमें आना हुजूर, चाहिए। नैब- आना चाहिए, मसला ये कि और नैब क्या? की ये वजह केस से- नैब का ही बनता सर, है। इसी नैब की वजह से नैब का केस बनता है, इसी नैब की वजह से रेट बढ़ गया है। रिश्वत का जो 50,000 में काम हो जाता है वो 5 लाख में नहीं हो रहा। क्या बातें कर रहे हैं? नैब की वजह से आपको पता है कितनी करप्शन बढ़ गई है। अच्छा चलो, अच्छा ये बताइए कि अभी ये आज वजीर आजम इमरान खान वो कराची तशरीफ ला रहे हैं एक दिन के लिए, ठीक है। उनका मुख्तलिफ उन्होंने मीटिंग्स जो हैं वो शेड्यूल की हुई हैं, जिसमें वजीर आला सिंध के साथ कोई भी ऐसी जो है ना वो स्केड्यूल में चीज़ नज़र नहीं आ रही है। उन्होंने MKM के साथ, PTI और वो GDA इनके जो रहनुमा हैं इनके साथ एक मुलाकात और बेसिकली उनको मुबारकबाद भी देनी है। तो इस हवाले से क्या कहते हैं उनकी इस मीटिंग से, वो मतलब बेहतरी के क्या क्या काम हो देखिए, इस सकते हैं? वक्त जो सिचुएशन है, गवर्नमेंट जिस कंडीशन में खड़ी है उसमें बनती है कि वो आके अपने उन साथियों को, उन इत्तेहादियों को एक दफा फिर एतमाद में लेके, जी आगे हमारे साथ क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। तो सूरत हाल में तो वो आ रहे हैं विजिट करने। सही यही है। बात ये कि पब्लिक के लिए तो वो नहीं आ रहे, पब्लिक के लिए नहीं आ रहे। पब्लिक के लिए नहीं आ ओके, रहे। क्लियर है। पब्लिक के लिए आ रहे होते तो वो भाई कराची का जो मसला सबसे बड़ा है वो सफाई का मसला है, कराची में पानी का मसला है, कराची में जो कचरे का मसला है, उस मसले के लिए उनका अली ज़ैदी साहब ने 4 दिन एक शो पीस के तौर पर शुरू किया था कराची के अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन इस दौरान में भी उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में सिवाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे एहतमाम या उनके कुछ इदारों या लोगों ने जो कब्जे जरूर किए हैं कचरे की सफाई की आड़ में, लेकिन काम नहीं किया। कचरा वैसे का वैसा ही शहर में पड़ा है, उसके साथ साथ सिचुएशन वही की वही मौजूद है। रही बात है कि पॉइंट स्कोरिंग जरूर करें, आप सियासत भी करें, लेकिन अवाम को बेवकूफ बना के सिर्फ मीडिया पे या सोशल मीडिया पे करके ये ना करें। इससे ये होगा आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि आपने पब्लिक के पास जाना है। होता ना गालिब का शेर है कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। आपने पब्लिक के पास आना है। आपको जिस तरह पिछले इलेक्शन में आप जीते ऐसे अब आइंदा इलेक्शन में नहीं, आप डिलीवर करेंगे। आपका किरदार वो ठीक है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। आपने डिलीवर करेंगे तो तभी जाके होगा। आपने पूरे पाकिस्तान में पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, KPK का बेड़ा गर्क हो गया, इंस्टीट्यूशंस तबाह हो गए हैं। आप खड़े कहां हैं? इस वक्त आपको अपनी ही पॉलिसियों को एड्रेस करना होगा। और ये जो कराची में आके अगर कराची के सबसे बड़े इंतजामी या चीफ एग्जीक्यूटिव से अगर आप नहीं मिलते, उससे उसके मसाइल नहीं सुनते, तो फिर आपकी गवर्नमेंट कहां खड़ी है? आप बाकियों को अगर कल क्या कुछ कहते थे तो आज आपकी गवर्नमेंट खुद कहां खड़ी है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। सर आप कुछ शॉर्टली मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि कचरे पे जैसे बात की गई है तो मैं ये जरूर इसमें शामिल करूंगा कि पिछले जब से 1-1.5 महीने से CM सिंध ने एक जो स्टेप लिया है डिप्टी कमिश्नर के थ्रू कचरा उठाने का, तो उससे कुछ थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा है, क्योंकि वो जो कचरा जो पहले बिल्कुल एक नुमाया हो रहा था वो वहां से हटना शुरू। बिल्कुल सही। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से और वज़ीर आला सिंध की जानिब से वो जो एक पैगाम जो पहुंचाया गया है कि पॉलिथीन बैग्स का इस्तेमाल बंद करने के हवाले से हम इस उनके फैसले को बिल्कुल सराहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आवाम जो है वो सारा उनका साथ देगी, क्योंकि एक अच्छा स्टेप है और इससे पॉलिथीन बैग्स जो हैं ये वाकई नुकसानदेह। खैर जनाब, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू आप लोग भी हिस्सा बने, यकीनन आपको प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जो है वो हमारे फेसबुक पेज पर जरूर दीजिएगा। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं तशरीफ लाए। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाजत। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।